सबसे इम्पोर्टेंट कठिन चीज इसमें सारे स्ट्रगल अपनी तरफ है, लेकिन बैठ के 8-10 घंटा पढ़ना, 6 घंटा जो भी जिसका है, वो सबसे उतना देर बैठना ही सबसे कठिन काम है। देखिए राहुल जी जब छोटा था तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। देखिए सिलेक्शन तो सिर्फ मेंस में होता है, प्री में आप एलिमिनेट होने से बचना है और मेंस में आप सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू में रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। 1 पेजर नोट्स बनाने लेने चाहिए बिल्कुल मेंस के लिए। आप अगले 7 मिनट में क्या लिखेंगे ये शुरू के 30 सेकंड में डिसाइड हो जाता है कि फर्स्ट थॉट क्या है आपको दिमाग में। आज के दिन में हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि धरती का स्वर्ग मुझे प्राप्त हो गया है। बिल्कुल। नमस्कार जी, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। अभी मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूँ। हमारे साथ एक सर हैं जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है, 242वें रैंक के साथ हुआ है। राहुल शेखर सर का नाम है। सर ऑलरेडी हालांकि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू अभी सर्विस कर रहे हैं। हम सर से बात करते हैं इनकी जर्नी, इनका स्ट्रेटजी और इनकी प्लानिंग पे हम डिटेल में बात करते हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और दर्शकों की तरफ से। थैंक यू। ओके सर, एक बार अपना बैकग्राउंड अपने बारे में और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑडियंस को। मेरा नाम राहुल शेखर है, मैं पंतनगर उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। फैमिली मूल रूप से नालंदा बिहार से है और मैंने अपनी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर से की है और इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी एग्जाम के थ्रू मैं सीपीडब्ल्यूडी में वर्किंग हूँ। अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा ऑप्शनल था। बिल्कुल। कैसा सर एक्सपीरियंस रहा अभी रिजल्ट आने के बाद और अभी रिजल्ट आने से पहले 3 दिन पहले, और अभी कैसा एक्सपीरियंस दोनों में कर पा रहे हैं, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? देखिए ये हमेशा पता था कि कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा सब कुछ कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स वाली बात है। जितना अपने कंट्रोल में था किया था, लेकिन फिर भी नहीं भी हो सकता था। डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं होती वो, लेकिन फिर भी थोड़ा होप्स आ जाते हैं। 3 दिन पहले 4-5 दिन पहले काफ़ी एंग्जियस थे, फिर रिजल्ट आया तो खुशी हुई, एड्रेनलिन हुआ, लेकिन अब तो सेटल हो गया ऑलमोस्ट। ओके। क्या सर इस पूरी तैयारी के दौरान अपनी कोई कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी या मेंटोरशिप, कैसे आपने तैयारी की? मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी जीएस की और मेंस के लिए गाइडेंस ली थी। ओके। कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका, और ये अभी इसके पहले कितने अटेम्प्ट में क्या रिजल्ट रहा है? ये मेरा तैयारी के साथ दूसरा अटेम्प्ट था और एक मैंने ऐसे ही पहले दे दिया था। तो पिछले अटेम्प्ट में भी मैं इंटरव्यू तक गया था, लेकिन मेरा हो नहीं पाया था, लेकिन इस बार हुआ है। ओके। जब सर आपने तैयारी करने की शुरू की, जब आपको लगा कि मुझे पब्लिक सर्विस में जाना है, सिविल सर्विस तैयारी शुरू करने के दौरान कौन कौन सी हर्डल्स, कौन कौन सी चुनौतियां, चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ा और उन चुनौतियों को आपने कैसे टैकल किया? देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो सिविल सर्विस में या इन जनरल हर जगह होती है कि प्रोसेस बहुत बोरिंग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कठिन चीज इसमें सारे स्ट्रगल अपनी तरफ है, लेकिन बैठ के 8-10 घंटा पढ़ना, 6 घंटा जो भी जिसका है, वो सबसे उतना देर बैठना ही सबसे कठिन काम है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आई डोंट थिंक सिविल सर्विसेज का सिलेबस काफी टफ है, ऐसा नहीं है, लेकिन इट इज टू टफ टू कॉन्सेप्चुअलाइज कि तुम 7 पेपर मेंस में, 2 पेपर प्री में, 9 और एक इंटरव्यू 10 डिफरेंट चीजों को कॉन्सेप्चुअलाइज कर पाओ कि तुम सबको टैकल कर लोगे। दैट इज अ डिफरेंट, बिकॉज प्रीलिम्स का जीएस पेपर कुछ भी हो सकता है उसमें। सीसैट इज टफ फॉर फ्यू पीपल। एसए में अनसर्टेन है पूरा, इंटरव्यू पूरा अनसर्टेन है। ऑप्शनल में आपको मास्टर बनना है। बिल्कुल। एथिक्स में थोड़ा शो ऑफ करना है। बिल्कुल। और मतलब कैसे सुंदर लिखना है, ये सब चीजें उस सेंस में शो ऑफ, अपने एथिक्स शो ऑफ नहीं। ठीक है। और फिर जिन तीनों जीएस पेपर है उसमें 9-10 सब्जेक्ट हैं, तो सब कुछ कॉन्सेप्चुअलाइज करना, जिससे पहले कि आप निकाल पाए उससे पहले आपको अपने दिमाग में निकालना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो बात है। बिल्कुल। तो वो रियलाइज करवा पाना थोड़ा टफ होता है। बिल्कुल। शुरू में नहीं था मुझे, पिछले साल जब प्री निकल गया तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्री निकल गया तो 3 महीने मेहनत की। मेंस निकलने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी निकल गया। तब जाके लगने लगा कि हो सकता है, और तो हुआ नहीं पिछले साल। बिल्कुल। तो उस एक्सपीरियंस का मुझे इस साल फायदा मिला। बिल्कुल। सर प्रीलिम्स पे रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज को लेकर के एस्पिरेंट के बीच में ये होता है कि एक समुद्र है, ओशियन है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं। आप किन किन रिसोर्सेज को फॉलो किए और इस रिसोर्स को लेकर के कैसे आप स्टक थे कि इसी को करना है और मल्टीपल टाइम में रिवीजन करना है, ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है? इस पर आपका एडवाइस स्टूडेंट। देखिए हर चीज कर्व ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को फॉलो करती है। कर्व ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज सच दैट कि
आप किसी चीज़ को ओवरडू करने लगेंगे तो उसके रिटर्न्स नेगेटिव हो जाएंगे। अप टू अ पॉइंट वो रिटर्न्स देगा, फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द थिंग्स 20% ऑफ द कॉजेस के कारण होते हैं। तो मतलब पेपर का 80% क्वेश्चन 20% ऑफ द रिसोर्स से आएगा और 20% ऑफ द क्वेश्चन 80% ऑफ द रिसोर्स से आएगा। तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पढ़ने चाहिए, रादर एक रिसोर्स को बहुत ज़्यादा बार पढ़ना चाहिए। एक अच्छा रिलायबल रिसोर्स, जैसे मुझे अपने लिए मेरे नोट्स लगते थे, मैंने उनको काफ़ी बार रिवाइज किया। मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी, इंक्लूडिंग कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ी है। ऑफ कोर्स ये भी कारण था कि मैं जॉब में था, इट वाज टफ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पढ़ने का क्या कहते हैं लग्जरी भी नहीं था। बिल्कुल। तो मैंने उस पर किया और फिर मैं एक एक करके ना, मैं आइट्रेशन में बिलीव करता हूँ बहुत ज़्यादा कि एक राउंड पढ़ा, टेस्ट दिए, टेस्ट में फिर जो मुझे गलतियाँ रियलाइज हुई कि ठीक है भाई ज्योग्राफी में बार बार प्लेसेज इन न्यूज़ गलत हो रहा है, तो मैं सारे प्लेसेज इन न्यूज़ पढ़ गया। तो ऐसे करके ना हर लूप में फिर पता चलेगा कि इस बार क्या कहते हैं मेरे इकोनॉमी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, रीर नीर क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक बार जाकर के उन सबको रिवाइज कर लिया। तो हर आइट्रेशन में लूप जो होल्स हैं आपके प्रिपरेशन में, गैप्स हैं, वो भरते रहेंगे और इवेंचुअली पूरा ठीक हो जाता है। तो आई थिंक ये मेरे लिए काम किया है। ऐसे मेंस में सर 1750 का, प्रीलिम्स में तो हम बात कर लिए, मेंस में 1750 का होता है इंटरव्यू, मेंस का एग्जाम होता है, पूरा रिटन होता है और उसमें आपकी आंसर राइटिंग की क्रूशियल फैक्टर होती है। आप कितना अच्छा लिखते हैं, कितना अच्छा कंटेंट देते हैं। क्या अप्रोच था आपका मेंस को लेकर के और आप क्या एडवाइस भी देंगे स्टूडेंट को जो इस बार दे रहे हैं या नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं? देखिए, सिलेक्शन तो सिर्फ मेंस में होता है। प्री में आप एलिमिनेट होने से बचना है और मेंस में आप सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू में रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो मेंस इज वेरी, मतलब 7 पेपर हैं जिनमें से एटलीस्ट आपको एसए में बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल नहीं है। यू शुड डू, मतलब आपको फंडामेंटल्स ऑफ एसए राइटिंग पता होना चाहिए, आपके पास हाउ टू जनरेट पॉइंट्स पता होने चाहिए एंड बहुत ही बेसिक जैसे पेस्टल अप्रोच होती है उस पर ही नहीं रहना चाहिए। आपको एबिलिटी टू रीजनिंग थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि आप डाइवर्सिफाइड एसए लिख सकें। जिन लोगों ने बुक्स वगैरह पढ़ी होती है, मैंने नहीं पढ़ी है, नोवेल वगैरह पढ़ी होती है, उनको थोड़ा इजी पड़ता है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड होता है ऑप्शनल, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। विदाउट ऑप्शनल देयर कैन नॉट बी एनी सिलेक्शन इन सिविल सर्विसेज। मींस से फॉर एन अनरिजर्व्ड कैटेगरी 275 बेंचमार्क स्कोर मान लीजिए। अगर उससे कम जाता है तो आपको कहीं और जाके कवर करना पड़ेगा, विच इज अगेन वेरी टफ। तो वो सबका अपना अपना है। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो बाकी ह्यूमैनिटीज वालों में मुझे नहीं पता, ज़्यादातर लोग वही लेते हैं। तो लेकिन मास्टर करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर, कोई भी ऑप्शनल हो। ठीक है, फिर बचा एथिक्स। एथिक्स इज द, इन माय अंडरस्टैंडिंग, द इजीएस्ट पेपर इन मेंस एंड बेसिक डेफिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग, एग्जांपल्स एंड हाउ टू डाइवर्सिफाई, मतलब डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स, जैसे कोटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें। और क्या है वो लास्ट पार्ट क्या आता है, केस स्टडी। केस स्टडी में आप बेस्ट कॉपीज उठा लीजिए, उन्होंने कैसे आंसर्स लिखे हैं, कैसे पॉइंट्स जनरेट किए हैं, क्या ऑप्शंस जनरेट किए हैं, कैसे क्रिटिकली एनालाइज करना, ये सब चीज़ें कर लीजिए। आई थिंक एथिक्स कुड बी हैंडल्ड इजीली। डेफिनेटली प्रैक्टिस चाहिए बट फिर भी किया जा सकता है। जीएस में फिर जो 3 पेपर बचे बीच के, उनमें क्या है कि आपको, आई थिंक दे वांट टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग। एक तो जीएस है, तो जीएस का मतलब ही जनरल स्टडीज है, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको उस टॉपिक की चेक करना चाहते हैं वो। आफ्टर दैट ऑफ कोर्स अगर सारे लोग जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो दे विल ट्राई टू डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन द डेटा, फैक्ट्स, एग्जांपल, सो दैट एक्ट्स एज एन वैल्यू एडिशन। आई थिंक सबको क्या कहते हैं 1 पेजर नोट्स बनाने लेने चाहिए बिल्कुल मेंस के लिए। आपने फाउंडेशन कोर्स किया या फिर किसी बुक से पढ़ा तो उससे आपने फाउंडेशन बैड नोट्स बना लिए हैं। दैट विल वर्क गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग, दैट विल वर्क गुड फॉर प्रीलिम्स बट नॉट फॉर मेंस। आई थिंक 1 पेजर नोट्स हेल्प इन क्विक रिवीजन एंड राइटिंग, मीन्स आप स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस में। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए गवर्नर पे आ गया तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर, आपने लिख लिया कि आर्टिकल 200 ये कहता है, these are the discussions with the governor, these have been the cases in Supreme Court with respect to governor। तो उससे आप
एक बार में फ्लैश करेगा आपके दिमाग में। क्योंकि मेंस में ऐसा है ना, देखिए आपको ये 3 पेपर की बात बता रहा हूँ जो मेन 3 बचे। इनमें एक 10 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास 6-7 मिनट है और 15 वाले नंबर में 10-11 मिनट है। पर आप अगले 7 मिनट में क्या लिखेंगे ये शुरू के 30 सेकंड में डिसाइड हो जाता है कि फर्स्ट थॉट क्या है आपको दिमाग में, क्या आंसर आपने सोच लिया है। हाँ? तो वो चीज के लिए अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड 1 पेज नोट्स है दैट विल हेल्प। एंड डेफिनेटली टाइम इज ए कंस्ट्रेंट, टाइम कम पड़ता है लोगों को, तो उसके लिए ज़्यादा टेस्ट लिखने चाहिए और इवेल्युएट कराने चाहिए खुद से। सेल्फ इवेल्युएशन इज ए होक्स, बिकॉज जो आपने 7 मिनट 8 मिनट लिखा है, अब आप उसको 1 मिनट में रिव्यू करने लगोगे तो आप 1 मिनट में नहीं सोच पाओगे कि आपने क्या गलत किया है। आई थिंक एन इंडिपेंडेंट रिव्यू होनी चाहिए, कोचिंग से करवा सकते हैं या आजकल और प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, पीपल कुड एक्सप्लोर दैट ऑन देयर ओन। यही है मेंस के लिए मेरी तरफ। तो जैसा कि आप लोग देखिए, अभी मैं राहुल शेखर सर से बात कर रहा था जिनके ऑल इंडिया रैंक 242 थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 में। हमारे साथ राहुल सर के पिताजी हैं जो इस समय हमारे साथ ही हैं और ये जीबी पंत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हम सर से बात करते हैं, सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनके बेटे का सिलेक्शन हुआ है, सर कैसा आपको लग रहा है, इन सब पे हम बात करते हैं। सर कैसा लग रहा है भाई, आपको फील हो रहा है कि आपके बेटे का इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है, ऑल ओवर इंडिया रैंक 242 है। आज के दिन में हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि धरती का स्वर्ग मुझे प्राप्त हो गया है। बिल्कुल। तो अभी सर आपके जो जानकार लोग होंगे, यार दोस्त मित्र और आपके आस पड़ोस के लोग, कैसा वो लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं कि भाई अब तो आपका लड़का इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है, कैसे उनका रिएक्शन हो रहा है वो लोग? नहीं, अच्छा रिएक्शन हो रहा है। जितने भी मित्र हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबका फोन आ रहा है, वो बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि आगे बच्चा आपका आगे जाए। बिल्कुल। आप सर प्रोफेसर हैं, आप थोड़ा उन बच्चों को भी बताइए जो पेरेंट्स के जिनका पेरेंट्स का कैसा व्यवहार होना चाहिए बच्चों के साथ, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं सर, आप एक प्रोफेसर हैं लाओ जीबी पंत यूनिवर्सिटी में। हाँ, ऐसा है ना कि बच्चे एक पिता के साथ या माता के साथ घर में एक फ्रेंडशिप की तरह रहना चाहिए, एक दोस्त की तरह रहना चाहिए। उसे ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारा बच्चा है, इसको मतलब अलग तरह से ट्रीट करें। उसे एक अपने भाई बहन की तरह, अपने दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए ताकि वो उसकी खुल के प्रतिभा सामने आ सके। बिल्कुल। सर राहुल सर के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, उनका चाइल्डहुड की जर्नी आप बताइए, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं, आप पिता हैं, आप उनको बचपन से देखे हैं आज यहाँ तक। कैसे थे राहुल सर का, थोड़ा सा हमें चाइल्डहुड जर्नी आप बताइए, कैसे थे सर पढ़ाई में और इनका व्यवहार कैसा था लोगों के साथ, आप लोगों के साथ कैसे थे राहुल सर? देखिए, राहुल जब छोटा था तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो उसका परवरिश जो हुआ बहुत मतलब कमी में हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को एक छोटा जॉब मिला जिससे कि हम उसके परवरिश में मतलब किताब खरीद के देने लगे और स्कूल भेजने लगे। कुछ बड़ा हो गया था, स्कूल भेजने के भी हमारे पास पैसे नहीं थे, तो इस हालत में फिर हमारा एक छोटी सी नौकरी मिली, उसके सहारे हमने इसको स्कूल भेजा और फिर किताबें दी और वो किया। वो बहुत ही सहनशील बच्चा है, बहुत ही मतलब प्रकृति रूप से ही बहुत इंटेलिजेंट है, जिसका मतलब ऐसा लड़का पाके हम लोग बहुत गर्वान्वित हैं। क्या बचपन में राहुल सर कभी आपसे कहते थे कि पिताजी मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस बनना है? कब आपको लगा कि मतलब वो कभी इस तरीके की चर्चाएं करते थे कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, पब्लिक के लिए काम करना है, कंट्री के लिए, नेशन करना है, कंट्रीब्यूट करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कभी ऐसे बात होती थी या आपका ये ड्रीम था? देखिए, जब इसका सैनिक स्कूल में पूरे कंट्री में टॉप किया, 300 में 300 नंबर आए, तो वहाँ के प्रिंसिपल का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया था कि आपका बच्चा ऐसा है 6 महीने के बाद कि आपका बच्चा ऐसा है कि आप इसे चाहे तो यहाँ से निकाल के ले जाइए, जो बनाना चाहे वो बन जाएगा। जो हम इसमें देखे हैं जो क्वालिटी है, आज तक किसी बच्चे की क्वालिटी नहीं देखा हूँ। बिल्कुल। फिर इंटर में जब इसका इंटर समाप्त हुआ वहाँ से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से, तो इसका चयन MBBS में भी हुआ, इसका चयन एम्स में भी हुआ, इसका चयन IIT में भी हुआ। तो इन्होंने कहा कि नहीं पापा, मैं IIT में पढ़ूंगा और जितना हम मेडिकल में अपना टाइम बर्बाद करेंगे उतने में तो हम सिविल सर्विसेज निकाल देंगे। उस समय इंटर में ये सब। बिल्कुल। तो आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप समझ रहे हैं किस तरीके से थ्रू आउट जर्नी सर टॉपर्स रहे हैं और यही वजह है कि सर का पहले ऑलरेडी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में है और अभी सर का यूपीएससी में भी 242 रैंक आ गया है। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि सर अभी इस बार फिर से एग्जाम दे रहे हैं और सर का डिजायर रैंक जो है यूपीएससी सिविल सर्विस में उसके साथ सिलेक्शन हो और मैं फिर से आपका इंटरव्यू लूँ, राहुल सर का इंटरव्यू लूँ एज IAS ऑफिसर और आपका भी इंटरव्यू लूँ। थैंक यू वेरी मच। ऐसा समय आया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।